तो हमारा टॉपिक है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने की बात नहीं है। एक तो कंफ्यूज मत होना कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है। दोनों का मतलब एक ही होते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में आपने सुना होगा, इसलिए दोनों शब्द मैंने आपको लिख दिए। अब हमें समझना ये कि ये होता क्या है, कि परमाणु भार क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कैसे हमें पता लगेगा। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं इसमें बहुत ही अच्छे से। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, शब्द यूज हो रहा है इसके अंदर परमाणु। तो भैया, जब परमाणु की बात हो रही है तो परमाणु तो होना चाहिए। तो कि समझ में कैसे आएगा? ये समझ में आएगा जब आपके सामने होगा एक परमाणु। तो ठीक है, हम एक परमाणु के माध्यम से समझेंगे कि होता क्या है परमाणु भार। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, परमाणु की संरचना। अब आपको इसमें तो पता ही है कि बीच वाला भाग जो थे इसको हम नाभिक कहते हैं, और इसके अंदर उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर जो गोल गोल राउंड दिखाई दे रहे हैं इनको हम कक्षाएं कहते हैं, जिसमें बिंदुएं हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, आपके इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब कक्षाओं में। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी तरीके से ये नाभिक जो है, समझिए सूर्य है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब बात करता हूं मैं आपसे परमाणु भार की। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको समझा के चलूं। आप समझना कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक मतलब इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, परमाणु और क्रमांक। परमाणु मतलब परमाणु होता है, क्रमांक माने उसका नंबर होता है। कोई भी परमाणु हो, हर एक परमाणु का नंबर दिया हुआ है। जैसे कि आवर्त सारणी में आपने देखा है 118 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तो 118 जो एलिमेंट्स है, सबके ये नंबर दिए गए। कहां से स्टार्ट होता है? ये 1 से स्टार्ट होता है और कहां पर पहुंचता है? 118 पर ये पहुंच जाता है। तो जो ये नंबर है आपका 1 किसका शुरू होता है? हाइड्रोजन का शुरू होता है। तो हाइड्रोजन के क्या परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसकी परिभाषा समझेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आई समझ में कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये तो बात हुई हमारी परमाणु क्रमांक की। और परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, आपने किसी भी तत्व से पहले जो लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब बात करते हैं हम परमाणु भार की, जिसके बारे में हमारा जो आज का टॉपिक है परमाणु भार। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है। देखिए, इसकी परिभाषा भी यहां से आती है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को परमाणु भार कहते हैं। बात समझ में आई? अब मैं इसको आपको समझाऊं। A = P + N। ए क्या आपका परमाणु भार है, और P और N कहां पर है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित हैं। जब इन दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो आपका परमाणु भार निकल करके आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात होती है आपकी परमाणु भार की, या इसको एक नाम और हम दे देते हैं द्रव्यमान संख्या। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, घबराना भी नहीं और डरना भी नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। हिम्मत से काम लेना है। ये मत समझना कि समझ में नहीं आ रही कोई टॉपिक। अगर आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है कुछ, तो हिम्मत मत हारना। अगर आप हिम्मत हार गए तो समझना फिर कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। हाँ, केमिस्ट्री से अगर आप वफा करोगे तो ये आपसे बहुत वफादारी करेगी, नहीं तो बेवफा भी है, बहुत ज्यादा है। आपने थोड़ी सी बेवफाई की, इसको पढ़ना छोड़ा तो समझ लेना आपसे सब कुछ चला जाएगा। इतनी बेवफाई है, फिर बहुत ज्यादा बेवफाई आपके पास नहीं आने वाली। तो इसलिए आपको समझना है कि एक टॉपिक को। तो
यहां से जो आपको बात समझाई वो समझ में आ गई, लेकिन अब हम बात करते हैं परमाणु भार। जो परिभाषा अकॉर्डिंग टू अगर आपका पूछता है तो पेपर में हम किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से परमाणु भार को खोजा गया था, सिस्टमैटिक, पहले क्या खोजा फिर उसके बाद कैसे आया, क्या आया, ये सारी चर्चा करने वाले हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले ये बात आई कि तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सबसे पहले ये बात दी गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको बाद में आकर के सही नहीं माना, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। जब तीनों का टोटल निकालते हैं तो वो संख्या बहुत ज्यादा पॉइंटों में चली जाती है, इसलिए इस वाली थ्योरी को जो था नकार दिया गया। उसके बाद में दूसरी थ्योरी दी गई, दूसरी बात मानी कि तत्व का परमाणु भार जो है वो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन के परमाणु के 1/16वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो उन्होंने कहा कि 1/16वें भाग के बराबर होता है किसी भी तत्व का परमाणु भार। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुई उसमें यह पता लगा कि ऑक्सीजन के तो 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, O16, O17 और O18। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको भी नकार दिया गया। और फिर इसके बाद में तीसरी बात जो आई वो ये है, तत्व का परमाणु भार जो माना गया वो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर माना गया। और इस थ्योरी को सही माना गया क्योंकि कार्बन का जो था केवल एक ही समस्थानिक ज्ञात था, C12, इसके अलावा इसका कोई समस्थानिक नहीं है। तो परमाणु भार की किसी भी तत्व का जो परमाणु भार की जो सही डेफिनेशन मानी वो यही मानी, कार्बन 12 की। अब इसके आधार पर, क्योंकि इससे पहले भी 2 परिभाषाएं दी गई थी, उनको नकार दिया गया। मेन जो लास्ट में जो वास्तविक परिभाषा मानी गई, सही परिभाषा जो मानी गई है परमाणु भार की, वो कार्बन 12 के आधार पर मानी गई है। और वो परिभाषा है आपकी ये, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग मतलब 1/12 द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। यह संख्या तत्व के एक परमाणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान के अनुपात को प्रदर्शित करती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में ये फॉर्मूला था, इससे पहले 2 और आए थे, इनको बाद में नकार दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। जो सर्वमान्य रहा वो ये वाला फॉर्मूला रहा, और इस फॉर्मूले के आधार पर जो आधुनिक परिभाषा बनी वो हमारी ये निकल करके आई कि तत्व का जो परमाणु भार होता है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के कितना होता है? बराबर होता है। मतलब जब इससे भाग देंगे उसको तो हमारे तत्व का परमाणु भार निकल करके आ जाता है। तो ये सर्वमान इसकी परिभाषा रही। ठीक है, समझ में आ गया होगा परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार की इकाई क्या होती है? AMU। तो AMU से आप क्या समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? क्या होती है फुल फॉर्म? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? नहीं यार, ठीक है। वैसे AMU का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी होता है, लेकिन यहाँ रासायनिक विज्ञान में ये नहीं है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब आपने देखा होगा, अब उसके बाद में इसको भी मने कर दिया गया और माना गया इसको केवल U। क्या माना गया? U। अब U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास।
अब ये mu के स्थान पर u को मान लिया गया है। हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब समझिए एक AMU की बात करें, एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। एक AMU मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। AMU बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। AMU की जगह आप U को माना जाना, और U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है। और एक AMU बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान, मतलब एवरेज एटॉमिक मास। तो अब इसको हम समझेंगे कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको पता होगा, औसत निकाला होगा कभी भी, जब भी आपने निकाला हो, जितनी संख्या होती है उनका टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद में जो संख्या होती है उनसे हम भाग दे देते हैं। तो इसको समझेंगे हमें, देखिए परिभाषा के साथ में, पहले परिभाषा फिर इसको निकालना भी सीखेंगे। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान है, जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान 12 के सापेक्ष निर्धारित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये रही औसत परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। अब इसको मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है और क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी परमाणु है और उस परमाणु के जितने भी समस्थानिक हैं, उन समस्थानिकों को, जो समस्थानिक पाए जाते हैं, उन समस्थानिकों का टोटल जो हम जोड़ेंगे और उसके नीचे जो उसकी संख्याएं, उससे जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आता है? औसत परमाणु द्रव्यमान निकल करके आता है। तो इसका फॉर्मूले से अब हम समझेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर समेशन AX बटे समेशन X। मतलब A का मतलब जो एटॉमिक उस पर वेट है, भार है, X का मतलब जो संख्या है, समझ गए नहीं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी जो संख्या है जब हम उससे भाग देंगे तो हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान निकल करके आ जाता है। इसको लिख सकते हैं क्योंकि समस्थानिक ये तो एक फॉर्मूला हो गया, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जब इस तरीके से दे रखे हो 2, 3, 4, तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इस सवाल आपने काफी निकाले होंगे, औसत के जो एवरेज के निकालते हैं। मान के चलिए अगर 2 संख्या है तो 2 तक ले लेंगे, 3 है 3 तक लेंगे, और इससे भी ज्यादा हो सकती है तो इससे भी ज्यादा लेंगे, और जितनी उसकी संख्या होती है, x होती है, उनका टोटल करते हैं और उससे हम भाग दे देते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान 35 तथा 37 हैं। ये प्रकृति में क्रमशः 3:1 के अनुसार पाए जाते हैं। पहले तो हम इसको समझेंगे, सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है जो क्लोरीन है उसके समस्थानिक कितने हैं? 2 समस्थानिक है, और परमाणु द्रव्यमान 35 और 37 हैं, और प्रकृति में क्रमशः 3:1 के रूप में पाए जाते हैं। 3 अनुपात का मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर 4 क्लोरीन के 4 पाए जाते हैं तो इसमें से 35 वाले जो हैं वो 3 पाए जाएंगे, जिनका परमाणु भार जो है वो 35 होगा तो वो कितने? 3 पाए जाएंगे, और जिनका परमाणु भार 37 होगा वो 1 पाया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो अब जब देखिए ये है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको फिट कर देंगे। पहला क्या है? पहला 35 x1 के साथ जा रहा है कितना? 3। उसके बाद में 37 है, 37 किसके बन जा रहा है? A2 के साथ जा रहा है, 1 के साथ में। तो इसको देखिए हम कर देंगे किस तरीके से, रखिए 35, A 35 हो गया, x कितना हो गया? 3। कितने पाए जाते हैं 35 वाले? 3 अनुपात 1 है, गुणा 3। उसके बाद प्लस
अब A2 वाले कितने हैं, मतलब दूसरा 37 है और इसकी संख्या कितना है 3:1, एक मतलब 1 पाया जाता है, तो 37 गुणा 1, समझते रहना। अब किससे भाग देना, x1 x2, तो x1 और x2 क्या है आपके, x1 कितना 3 और x2 कितना है 1 है, यही तो वैल्यू रखी हमने x1 x2 की, और A1 35 और A2 37 है, तो x1 कितना कर दिया हमने 3 + 1, समझ में आ रहा है ना। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करके इनका क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे और 37 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसको करिए, तो इसका मल्टीप्लाई किया, 35 का 3 में 105 आ गया, प्लस 37 का 1 में किया 37 आ गया बटे 4। अब 105 और 37 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 37 और 5 142 अपॉन 4। अब 4 से 142 को जब आप भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 4 3 12, 2 बचे 22, उसके बाद में चलागा 4 पंजे 20, पॉइंट लगा लिया, और उसके बाद में चला जाएगा फिर 20, ठीक है, पॉइंट लगा के 35.5। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकल के कितना आ गया, 35.5 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी परमाणु हो और उस परमाणु के इस तरीके से औसत द्रव्यमान निकलवाए और परमाणु द्रव्यमान और उसकी संख्या दे रखी है, तो हम आसानी से फॉर्मूला फिट करेंगे, जो भी होगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे और संख्या की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं हम किसी भी परमाणु का औसत द्रव्यमान। तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स प्लीज एक काम जरूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आणविक द्रव्यमान, मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इसको हम समझेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अब से पहले परमाणु भार के बारे में सुना था। अब हमें आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, परमाणु भारों का योग। बात समझ में आई? मतलब आणविक द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु भार को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका आणविक द्रव्यमान निकल करके आ जाता है। अब वो कैसे आता है उसको समझेंगे हम इस तरीके से। जैसे H2O, अब आपसे कोई कहे कि H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जितने भी परमाणु हैं इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं के क्या करेंगे, हम द्रव्यमान संख्या का टोटल कर देंगे तो आपका आणविक द्रव्यमान निकल ही आएगा। अब वो कैसे आएगा, देखिए हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 1.008 और अणु हाइड्रोजन के कितने, 2 हैं। तो इसका मतलब सीधा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसमें, हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन में किसमें करेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008, ठीक है, कितना होता है 1.008, ये हाइड्रोजन का हुआ। अब आगे क्या करना है, प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने परमाणु दे रखे होते हैं उनका टोटल कर देते हैं तो आपके आणविक द्रव्यमान निकल आ जाता है। तो प्लस कितना किया। अब ऑक्सीजन का देखिए कितना होता है, ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स ध्यान रखना होता है 16, कितना होता है 16 होता है। अब दोनों का आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। अब दोनों का देखिए 2 की तो इसकी गुणा कर दीजिए, जब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 2.02 प्लस 16, इसकी गुणा करिए आ गया और 16, जब आप इसको जोड़ेंगे 16 और 2 18.02 और इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता है, यू। अभी आपको बताया था यूनिफाइड मास। तो कितना आ गया इसका आणविक द्रव्यमान 18.02 यूनिट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं, कोई भी आपका हो आणविक द्रव्यमान सीधा सीधा निकालेंगे, परमाणु भारों को योग कर देंगे तो हमारा आणविक द्रव्यमान निकल आता है। क्वेश्चन है हमारा
C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो समझना है, पहले तो ये बताइए सूत्र किसका है, C6H12O6। स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब ये ग्लूकोज का सूत्र है, अब इसको ये निकलवा रहा है अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं घबराना, आपको वही तरीका है निकालने का, तो निकालेंगे इसी तरीके से। जैसे कार्बन है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है 6, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन के कितने 6। तो अब हमें करना क्या है, तो देखिए अब इसका हम हल करते हैं। अब देखेंगे सी के कितने 6 हैं, तो सबसे पहले 6 लिखेंगे और कार्बन का लिखेंगे क्या, परमाणु भार मतलब गुणा। किसमें करनी है, कार्बन की। अब कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12.011 U। एक्यूरेट हम निकाल लें, ठीक है। प्लस कार्बन से चले आगे, अब किस पे चलना, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन की अणु कितनी 12, तो सबसे पहले हम 12 लिखेंगे और गुणा कर देंगे हाइड्रोजन के परमाणु भार की। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आपको पता होगा स्टूडेंट कितना होता है, 1.008 हाइड्रोजन का हो गया। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सीजन की करेंगे। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के परमाणु भार में। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार आपको पता होगा स्टूडेंट कितना होता है, वो होता है 16। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 6 की इसमें मल्टीप्लाई, 12 की इसमें मल्टीप्लाई और 6 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे मल्टीप्लाई करके फिर उसका योग कर देंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगी। अब हमने 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये निकल कर के आएगा, ये आ जाएगा 72.066। आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसके बाद में आप 12 के इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 12.096 आ जाएगी। प्लस अब 6 का आप 16 में सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 16 पंज 80, 16 छिक्की 96, तो ये आ गया। अब इसका हम जब देखिए टोटल करेंगे तो आप टोटल कर लीजिए, 6 ये आ गया आपका, 2 हासिल लगे इसमें 6 और इसके बाद में 6 और इसके बाद में आपका आ गया 0 और 0 इसके बाद में 1.72 96 180, यह आ गया आपका 180.162 U। ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी अणु आपका दे दे उसका आसानी से हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं एक दे रहा हूं जिसको आपको खुद करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसका सही आंसर लिख करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको पता है ऑक्सीजन का भी और कार्बन का भी, इसका आणविक द्रव्यमान आपको सही सही निकालना है, ज्ञात करना है और इसका जो सही आंसर आता है, जो आंसर आपका आता है वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आपको आंसर करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स बॉक्स में क्या इसका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।